हमने सामाजिक गतिशीलता में आपको पढ़ाया था कि दो प्रकार की गतिशीलता पाई जाती है, एक तो क्षैतिज गतिशीलता, एक क्षैतिज गतिशीलता और एक ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति आज विद्यार्थी है, विद्यार्थी से आईएएस हो गया, तो क्या हुआ, ये ऊर्ध्वाधर गतिशीलता हुई। कोई व्यक्ति आज की डेट में आईएएस ऑफिसर है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया और कहीं पर चपरासी का काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता ही हुई, लेकिन ये नकारात्मक दिशा में जाती हुई गतिशीलता हुई। तो ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर और नीचे दोनों की तरफ जा सकता है, हमने आपको बताया था। दूसरी जो गतिशीलता होती है क्षैतिज गतिशीलता होती है, मतलब जिस पायदान पर है उसी पायदान के किसी परिस्थिति में पहुंच जाना। जैसे नाई है, बार्बर है, तो उसको कोई और दुकान खोल लेना। आज कपड़े का व्यवसायी है तो कल जूते का व्यवसायी हो गया। तो परिस्थिति समान है इनकी किसी पायदान पे, ठीक। तो ये क्या हुआ, क्षैतिज गतिशीलता हो गई। तो जाति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, भारत में स्त्रीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सामाजिक गतिशीलता के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना आवश्यक है। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है, आज हम भारत में स्त्रीकरण, हम जाति व्यवस्था पढ़ चुके, शुद्ध और अशुद्ध की अवधारणा पढ़ चुके कि क्या अवधारणा ऐसी है जो समाज में उनके मानसिक स्तर को प्रभावित करती है, जाति व्यवस्था को प्रबल बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, कौन सा सिद्धांत है। तो शुद्ध अशुद्ध की अवधारणा हमने पढ़ी। इसके बाद आज हम आगे बढ़ेंगे। संस्कृतिकरण भी जाति व्यवस्था से जुड़ी ही अवधारणा है, स्त्रीकरण की व्यवस्था से जुड़ी अवधारणा है। तो जाति को स्त्रीकरण की एक बंद व्यवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर गतिशीलता की इजाज़त नहीं है। जो जाति जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में रहती है, जिस स्तर में है उसी स्तर में रहती है, वो ऊपर नहीं जा सकती अपने। अर्थात जो शूद्र है वैश्य में नहीं आ सकता, वैश्य क्षत्रिय में नहीं आ सकता, क्षत्रिय ब्राह्मण में नहीं आ सकता है। तो यह एक बंद स्त्रीकरण वाली व्यवस्था है, यह मान्यता। परंतु स्त्रीकरण की कोई भी व्यवस्था पूर्णतः बंद नहीं हो सकती है। पूर्णतः बंद नहीं हो सकती, क्या मतलब है, कुछ न कुछ गतिशीलता होगी। गतिशीलता दो प्रकार की होती है। तो ऊर्ध्वाधर तो पूरी तरह से बंद है जाति व्यवस्था में, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन क्षैतिज गतिशीलता हो सकती है। एक व्यापारी है, वैश्य है, वो कल को पढ़ लिख करके वो अपनी ही परिस्थिति में, भले ही यहाँ न पहुँच पाए ब्राह्मण तक या क्षत्रिय तक अपने उच्च जाति में, लेकिन वो अपनी ही जाति में वो उच्च दर्जा प्राप्त कर सकता है, उच्च सम्मान प्राप्त कर सकता है अन्य जो उसकी जाति के लोग हैं उनसे ज़्यादा। इसी तरह से एक शूद्र है, वो अगर आईएएस ऑफिसर हो जाता है या मुख्यमंत्री जैसे मायावती हो जाती हैं, तो ये क्षैतिज गतिशीलता हो गई। तो उनका जो है वो अपने ही जाति प्रक्रम में उच्च प्रस्थिति हो गई। इसको क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बंद व्यवस्था होगी। आंशिक गतिशीलता किसी न किसी प्रारूप में अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है। ब्राह्मण के साथ या क्षत्रिय के साथ, वैश्य के साथ अगर शूद्र नहीं बैठ पाता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बन जाता है तो बैठना ही पड़ेगा। ये सब नीचे बल्कि बैठ जाएंगे उसके, है ना। अपनी क्षमता से ये ऐसी परिस्थिति प्राप्त कर लेते हैं कि इनको सम्मान जो है प्राप्त होने लगता है, जो कि उस जाति में रहते हुए पाना संभव नहीं था। तो इसको क्या कहेंगे? ये गतिशीलता ही तो हुई, सामाजिक गतिशीलता हुई, सामाजिक एक्सेप्टेंस हो गई। अगर मायावती जी मुख्यमंत्री होते हुए आपके घर आती हैं, तो क्या आप उनको ज़मीन बैठने के लिए कह सकते हैं? कितनी भी रूढ़ी, कितना भी कट्टर जातिवादी परिवार हो, कह सकता है? हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या हुआ यहाँ पे? गतिशीलता हुई ना। तो गतिशीलता पूरी तरह से बंद नहीं है, ठीक है। तो आंशिक गतिशीलता किसी न किसी प्रारूप में अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है। स्त्रीकरण की इस बंद व्यवस्था, देखिए जब हम समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो हम कुछ कठोर शब्दों का, कठोर वाक्यों का और कुछ रूढ़िगत बातों का हम प्रयोग जरूर करेंगे आपको समझाने के लिए। आपको बुरा नहीं मानना है, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसके पहले आप एक इंसान हो और उससे ही पहले आप एक छात्र हो। तो छात्र की तरह ही आपको इन सब चीज़ों को लेना है। मनमुटाव नहीं रखना है कि अरे सर जी तो ऐसा कह रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें नहीं रखनी, आपके पढ़ाई का हिस्सा है। पढ़ाई करते वक्त सिर्फ पढ़ाई करनी है और कोशिश करना है कि अपना जो भी योगदान दे सकें
मनमुटाव को दूर करने के लिए। आपसी जो मनमुटाव ये अच्छा नहीं है। हम सभी एक ही पिता और माता के वंशज हैं, है ना। हमारे जो पूर्वज हैं, जो पहले प्रथम पुरुष रहे होंगे, वो हमारे एक ही रहे होंगे, प्रथम माता एक ही रही होंगी, इसलिए ये डिवीज़न सही नहीं है। और यह तो है ही कि व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है, कर्मों से भगवान का दर्जा भी प्राप्त कर सकता है। ये पृथ्वी पर गौतम बुद्ध जैसे लोगों ने साबित कर दिया है। तो स्त्रीकरण की इस बंद व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया को सबसे पहले व्यवस्थित रूप से किसने देखा? एम.एन. श्रीनिवास ने। इन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया कि नहीं भैया, ये बिल्कुल बंद नहीं है, थोड़ी थोड़ी खुली भी है, यहाँ पर कुछ न कुछ स्पेस है जहाँ व्यक्ति अपने परिस्थिति में चेंज कर सकता है। इस उद्देश्य से श्रीनिवास ने कुर्ग का अध्ययन, कर्नाटक में एक जाति है कुर्ग जनजाति, उसका अध्ययन किया और इस प्रक्रिया में संस्कृतिकरण की अवधारणा इन्होंने प्रतिपादित की। तो संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए श्रीनिवास ने कहा कि यह सामाजिक गतिशीलता की एक धीमी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत एक निम्न हिंदू जाति अथवा एक जनजातीय समूह उस क्षेत्र के प्रभु जाति के जीवन शैली का अनुकरण करने लगते हैं। तो प्रभु जाति क्या होती है? किसी भी स्थान पे, चाहे वो परिस्थिति के कारण, धन के कारण, अपनी संख्या के कारण, वहाँ की महत्वपूर्ण और प्रभावी जो जाति होती है उसको प्रभु जाति कहते हैं। वो कोई भी हो सकती है, संपत्ति के आधार पे हो सकती है, जाति के आधार पे, सम्मान के आधार पे, प्रतिष्ठा के आधार पे हो सकती है, विद्वत्ता के आधार पे हो सकती है, और संख्या बल के आधार पे भी हो सकती है। तो कई आधार हो सकते हैं इसके। तो जो उस वहाँ की जो प्रभु जाति होगी, जैसे यहाँ जनजाति है ना, मांस खा रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में, क्रियाकलापों जो निकृष्ट मानी जाती हैं, लगे हुए हैं। और यहाँ की एक प्रभु जाति है, मान लीजिए क्षत्रिय है, और ये अपना राजकर्म में लगे हुए हैं, लोगों को दान देने में लगे हुए हैं, कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, इन सब कार्यों में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे ये जनजातियाँ सोचें कि भाई हम इन तक क्षत्रिय तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इनकी चीज़ों को अगर फॉलो करें, हो सकता है कि आने वाले समय में हम इनके इक्वल हो जाएं। ऐसा सोच करिए इनके क्रियाकलापों को इनसे प्रभावित, चूँकि प्रभु जाति है तो इनसे प्रभावित जरूर होंगे, तो इनसे प्रभावित होकर जो अपने क्रियाकलापों में, अपने कार्यों में, अपने रीति रिवाजों में उस चीज़ों को ढालने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत धीरे धीरे, एक धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे क्या होता है कि इनकी एक्सेप्टेंस इस समाज में इस प्रभु जाति के रूप में होने लगती है। वो प्रभु जाति में भले तब्दील न हो, लेकिन उस पायदान पर, जिस पायदान पे वो जनजातियां हैं, उस पायदान पे अन्य जनजातियों से ये ऊपर परिस्थिति प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसा भी संभव है, कई जगह ऐसा देखा गया है कि वो उस प्रभु जाति का दर्जा भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया में वे अपने निकृष्ट व्यवसाय का परित्याग कर देते हैं। प्रारंभ में श्रीनिवास का यह मानना था कि मात्र ब्राह्मणों के जीवन शैली का ही अनुकरण किया जाता है, अतः उन्होंने ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था पहले। लेकिन जब अध्ययन के आधार पर श्रीनिवास को यह आभास हुआ कि ब्राह्मणों के जीवन शैली का ही अनुकरण नहीं होता है, बल्कि किसी भी प्रभु जाति का, प्रभु जाति केवल जाति के आधार पर नहीं होता है, संख्या के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, विद्वत्ता के आधार पर, तो श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण शब्द के स्थान पर फिर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया, जो कि उचित भी है। श्रीनिवास के अनुसार एक प्रभु जाति किसी भी क्षेत्र में, अब हम थोड़ा सा केस स्टडी देखेंगे कि किसने कहाँ कहाँ केस स्टडी की, और इसको आपको लिखना है। श्रीनिवास के अनुसार एक प्रभु जाति किसी भी क्षेत्र में वह जाति है जो कि संख्या के आधार पर ज़्यादा हो, जिसके पास भूमि पर स्वामित्व हो, एवं जो राजनीतिक रूप से सशक्त हो। राजनीति, हाँ, नेता के आधार पर भी हो सकता है, कोई भाई किसी घर या किसी की जाति में कोई विधायक हो गया, जैसे जाटों में कोई मान लीजिए प्रधानमंत्री हो गया, वहीं से मंत्री बन रहे हैं, वहीं से प्रधानमंत्री, उनकी राजनीतिक पकड़ बहुत ज़्यादा है, दबाव समूह के रूप में काम कर रहे हैं, तो वहाँ की वो प्रभु जाति हो जाते हैं। जिसके पास भूमि पर स्वामित्व हो एवं जो राजनीतिक रूप से सशक्त हों। यदि यह तीनों ही चरित्र किसी ऐसी जाति में उपस्थित हों जो कि कर्मकांडी आधार पर भी उच्च स्थान पर हो, तब वह जाति निर्णायक रूप से प्रभु जाति कहलाएगी। लेकिन यह किसके द्वारा? श्रीनिवास के द्वारा। अन्य कई विद्वानों ने प्रभु जाति किसी भी आधार पर
वहाँ की सबसे ज़्यादा सम्मान प्राप्ति किसी स्थान पर जो जाति होती है वो प्रभु जाति कहलाती है। वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। हालांकि श्रीनिवास ने कहा था कि इन सभी आधार पे प्लस कर्मकांडी आधार पर भी जो सर्वोच्च स्थान पे हो, सम्मिलित रूप से वो प्रभु जाति वहाँ कहलाएगी। अतः यह कहा जा सकता है कि जिन आधारों पर यह तय होता है कि एक जाति प्रभु जाति है अथवा नहीं, वे आधार ही धर्मनिरपेक्ष होते हैं। इसका किसी धर्म जाति से लेना देना नहीं होता है। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को संदर्भ समूह व्यवहार कर सकते हैं। संदर्भ समूह व्यवहार क्या होता है, हमने आपको बताया है कि ये कोई समूह, दो समूह हैं। तो ये मान लीजिए बहुत बढ़िया समूह, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इसमें, काफ़ी सम्मान, काफ़ी उच्च जीवन शैली है इनकी, प्रतिष्ठा बहुत है इनकी। ये दूसरा समूह है। ये समूह जो है क्या कहता है कि लालचवश या फिर जिज्ञासावश जानने का प्रयास करता है कि समूह में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको इतना सम्मान दिला रही हैं, इतनी प्रतिष्ठा दिला रही हैं, इतनी उच्च और अच्छी जीवन शैली ये जी रहे हैं। तो ये इनको फॉलो करने लगते हैं। जब इनको फॉलो करने लगते हैं, क्यों फॉलो करने लगते हैं कि हम भी इनके ऐसा बने। जैसे कक्षा में कोई बहुत अच्छा टॉपर छात्र है तो आप उसको फॉलो करने लगते हो, चाहे जलनवश, चाहे फिर जिज्ञासावश, चाहे मोटिवेशन हो आपको कि नहीं हमको ही आगे आना है, कंपटीशन वश। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कहते हैं ना कि आईएएस तैयारी करोगे पीसीएस तो बन ही जाओगे। ये एक कहावत थी, ऐसा संभव, हालांकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। कई लोग पीसीएस नहीं निकाल पाते, आईएएस निकाल लेते हैं। कई लोग आईएएस निकाल लेते हैं, पीसीएस नहीं निकाल पाते। तो आईएएस नहीं निकाल पाते हैं, पीसीएस निकाल लेते हैं। तो ये सब चीज़ें सामान्य हैं, ठीक है। तो यहाँ जो प्रभु जाति होती है वो संदर्भ समूह का काम करती है, जिसके जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है, जो निम्न परिस्थिति पर रह रही जातियाँ हैं। श्रीनिवास का यह मानना था कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उस क्षेत्र विशेष में उस जाति के संदर्भ में मात्र स्थिति परिवर्तन को जन्म देती है, न कि समाज की संरचना में। अर्थात संरचना में कब परिवर्तन होगा, आज मान लीजिए ये हिंदू जो जाति परंपरा की संरचना है, इसमें यहाँ पर क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ऊपर नीचे वैश्य है और उसके नीचे शूद्र है। तो सामाजिक परिवर्तन तो तब होगा ना जब सभी एक पायदान पर आ जाएं, या कोई दो एक पायदान पे आ जाएं। तो यहाँ तो ऐसा होता दिखता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। वो पायदान तो जाति व्यवस्था में वही रहता है। तो यहाँ पर जो स्थिति परिवर्तन, संरचना परिवर्तन नहीं होता है, केवल स्थिति परिवर्तन होता है। अर्थात एक जाति की स्थिति में परिवर्तन के कारण पूरे समाज की संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा जाता है। ये श्रीनिवास जी का कहना है। एक सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया के रूप में संस्कृतिकरण आधुनिकीकरण को जन्म नहीं देती है। ध्यान रखिएगा, ये आधुनिकीकरण को जन्म नहीं देती है। आधुनिकीकरण मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों चीज़ें जब तक नहीं आएंगी तब आधुनिकीकरण नहीं हो सकता। तो ये आधुनिकीकरण को जन्म नहीं देता है, बल्कि परंपराओं को और ज़्यादा ये सशक्त बनाता है। क्यों सशक्त बनाता है भाई? प्रभु जाति, मान लो ये ब्राह्मण है, अब ये मान लीजिए शूद्र हैं, ब्राह्मणों के क्रियाकलापों का अनुसरण कर रहे हैं, इसका मतलब ब्राह्मणों को ये उच्च मान रहे हैं, उनकी व्यवस्था को, उनके परंपराओं को उच्च मान रहे हैं। तो क्या होगा, ये इनका अनुकरण कर रहे हैं तो इस व्यवस्था को मजबूत न बना रहे हैं, यही बात कहना है। तो आधुनिकीकरण को नहीं ये जन्म देता है या बढ़ावा देता है, बल्कि ये जो रूढ़िवादिता है उसको बढ़ावा देता है, ये कहना है। तो परंपराओं को और ज़्यादा सशक्त बनाती हैं। स्त्रीकरण की एक व्यवस्था में संस्कृतिकरण का सामाजिक गतिशीलता को जन्म देना आधुनिकीकरण का एक उदाहरण हो सकता है, एक अंग हो सकता है, परंतु गतिशीलता की एक प्रक्रिया के रूप में संस्कृतिकरण जात व्यवस्था को और अधिक ठोस बनाती है। जैसा हमने आपको बताया, सामाजिक गतिशीलता की यह प्रक्रिया इस मान्यता पर आधारित है कि तथाकथित उच्च जातियां या प्रभु जातियों की जीवन शैली जो होती है उत्कृष्ट होती है, बहुत अच्छी होती है, अतः उनका अनुकरण करना चाहिए। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जात व्यवस्था को खत्म नहीं करती है। इस प्रक्रिया में ऊपर की ओर अग्रसर एक जाति समूह उस प्रभु जाति की तरह ही बनने का उद्देश्य रखती है, अतः जाति पर आधारित अधिक्रम उसी अवस्था में रह जाता है। अतः जाति पर आधारित अधिक्रम उसी अवस्था में रह जाता है, ठीक है। कुछ अन्य समाजशास्त्री जैसे कि और केस स्टडीज़ हैं, इनको जरूर लिखिएगा। F.G. बेली तथा O.M. लिंच ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया है। F.G. बेली ने उड़ीसा के बीसीपाड़ा गांव के उन समुदायों का अध्ययन किया जो स्थानीय शराब बनाने का काम करते रहे हैं।
इस जो कि निकृष्ट कार्य है, इस व्यवसाय में धन अर्जित करने के उपरांत जब इनको इसमें लाभ हुआ, धन अर्जित हुआ, तो उन्होंने इस निकृष्ट व्यवसाय का परित्याग कर दिया और स्थानीय जो क्षत्रिय थे, जो कि वहाँ की प्रभु जातियाँ थीं, उनकी जीवन शैली का अनुकरण प्रारंभ कर दिया। यह कुछ पीढ़ियों तक निरंतर यह प्रक्रिया चलती है। इसके उपरांत उन्होंने क्षत्रियों के समकक्ष होने का दावा करने लगे। इसे स्वीकार भी कर लिया गया अंततः, ठीक है, इसको स्वीकार भी कर लिया गया। तो इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर सामाजिक संरचना में परिवर्तन देखा गया। तो कुछ ऐसे उदाहरण, ऐसा नहीं, अपवाद नहीं है। इससे भिन्न O.M. लिंच ने इस प्रक्रिया को अभिजन वर्ग के नकल की प्रक्रिया या बराबरी की प्रक्रिया कहकर संबोधित किया। किसने? O.M. लिंच ने। इन्होंने आगरा के जाटों का अध्ययन किया, जो कि चमड़े के काम से संबंधित, जो कि निकृष्ट काम था। धन अर्जित करने के उपरांत उन्होंने भी उस क्षेत्र के क्षत्रियों के जीवन शैली का अनुकरण करना प्रारंभ किया। इन्होंने भी क्षत्रियों के समकक्ष होने का दावा प्रस्तुत किया, परंतु उन्होंने अपने निकृष्ट व्यवसाय का परित्याग नहीं किया, ध्यान रखिएगा। अतः स्थानीय पुरोहितों ने जाटों के लिए भी कर्मकांड करना तो प्रारंभ कर दिया, क्योंकि धन भाई उनके पास हो गया है, परंतु क्षत्रियों के साथ विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी। अतः संस्कृतिकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। D.N. मजूमदार एवं S.L. कालिया ने कहा कि संस्कृतिकरण की विपरीत प्रक्रिया भी देखी जा सकती है। मजूमदार ने इस प्रक्रिया के लिए विसंस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। क्या? विसंस्कृतिकरण मतलब ऐसा नहीं है कि कोई निम्न जाति उच्च जाति का ही जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करे। कभी कभी उच्च जातियाँ जो हैं निम्न जाति की चीज़ों को, जो निकृष्ट कार्य है, उनको फॉलो करने लगती हैं। तो इसको विसंस्कृतिकरण का उन्होंने दर्जा दिया। तो मजूमदार ने इस प्रक्रिया के लिए विसंस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया, जिसमें एक तथाकथित उच्च जाति एक तथाकथित निम्न जाति के जीवन शैली का अनुकरण करने लगती है। इस प्रक्रिया में वे अपनी उत्कृष्ट जीवन शैली का परित्याग कर देते हैं। S.L. कालिया ने इस प्रक्रिया को जनजातीकरण कहा। वे क्षेत्र जहां जनजाति समूह बहुसंख्यक हैं, वहां उनके जीवन शैली का अनुकरण भी देखा जा सकता है। अर्थात आप देखोगे कि ब्राह्मणों को मांस मदिरा खाना मना है, लेकिन जहां जनजाति रह रहे हैं या ऐसी जातियां रह रही हैं जहां उनका प्रभुत्व है, अर्थात संख्या बल ज़्यादा है, ठीक, उनका ही रीति रिवाज ज़्यादा फॉलो होता है, तो वहाँ हो सकता है कि उच्च जाति जो है उनकी चीज़ों को फॉलो करने लगे। और जब फॉलो करने लगेगी तो वो भी क्या होगा कि उसमें जो है ये परिवर्तन होगा, ये जो देखा जाएगा, इसको जनजातीकरण कहेंगे, ठीक, या फिर विसंस्कृतिकरण कहेंगे। विसंस्कृतिकरण मजूमदार ने जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जनजातीय और जजमानी व्यवस्था को देखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण, और जो लोग गाँव से संबंधित हैं उनको पता होगा इस व्यवस्था के बारे में। मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।